नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएमडी न्यूज के खास कार्यक्रम सीधा सवाल में। मैं हूं आपके साथ आदित्य द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दोनों ही सीटों पर 23 जून को उपचुनाव होंगे, 26 जून को नतीजे आएंगे। ये जानना जरूरी है कि आजमगढ़ लोकसभा सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव सांसद थे, लेकिन करहल विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने आजमगढ़ की सांसदी से इस्तीफा दे दिया। वहीं रामपुर की लोकसभा सीट से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान सांसद थे। उन्होंने भी रामपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद इस्तीफा दे दिया था। तो इन दोनों सीटों पर सपा का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है और सपा इन दोनों सीटों पर वापसी की पूरी ताकत झोंकने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन सत्ता पक्ष बीजेपी इन दोनों सीटों पर वो कमाल करने की तैयारी में जुटी है जो किसी की भी कल्पना से परे है। भाजपा ने आगामी चुनावों के लिए 40 स्टार प्रचारक उतारे हैं, आपको बता दें, जिसकी लिस्ट अब जारी हो गई है। इससे ये साफ समझ में आता है कि जहां सपा इन दोनों सीटों पर कमबैक करने की पूरी कोशिश करेगी, तैयारी कर रही है, वहीं भाजपा के लिए ये उपचुनाव 2024 की मिनी ट्रेलर साबित हो सकता है। मैं कहती हूँ महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया जारी है। विधानसभा 2022 से पहले का ये चुनाव सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए कड़ी परीक्षा है। बीजेपी के पास इन खाली 7 में से 6 सीटें हैं। इस वक्त प्रदेश में कोरोना संकट, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारी और हाथरस कांड के बाद होने जा रहे उपचुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हैं। उपचुनाव के नतीजों से सियासी दलों के प्रति मतदाताओं के रुख का पता चलेगा। इन उपचुनाव में बीजेपी की साख दांव पर लगी है और अपनी इसी साख को बचाने के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की है जो आगामी चुनाव पर ताकत झोंकने के लिए काम करेगी। उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ और रामपुर सीट पर स्टार प्रचार करने वाले नेताओं की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 40 नेता स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री एवं अमेठी सांसद स्मृति ईरानी उपचुनाव में वोट मांगते हुए नजर नहीं आएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी दोनों सीट पर प्रचार करेंगे। इस लिस्ट में राधा मोहन सिंह, सुनील ओझा, संजीव चौरसिया, महेंद्र नाथ पांडे, मुख्तार अब्बास नकवी, साध्वी निरंजन ज्योति, एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा समेत कई सांसद और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। वहीं इस लिस्ट में योगी सरकार के मंत्रियों को भी जगह दी गई है। इसमें मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, मंत्री धर्मपाल सिंह, भूपेंद्र चौधरी, बेबी रानी मौर्य, नंद गोपाल नंदी, अरविंद कुमार शर्मा, अनिल राजभर भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही मंत्री जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह, असीम अरुण, गिरीश यादव, जसवंत सैनी, बलदेव ओलख, विजय लक्ष्मी गौतम, विनोद सोनकर, सकलदीप राजभर, हरिनारायण राजभर, सांसद प्रवीण निषाद,
रविंद्र कुशवाहा, संगीता यादव, अनूप गुप्ता, मोहित बेनीवाल और धर्मेंद्र सिंह को भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। बता दें कि सपा मुखिया और आजमगढ़ से सांसद रहे अखिलेश यादव के मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से और आजम खान के रामपुर सीट से विधायक बनने के बाद दोनों ही नेताओं को अपनी अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद अब आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 23 जून को मतदान होगा। वहीं उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी ने पूर्व विधान परिषद सदस्य घनश्याम सिंह लोधी को रामपुर से और प्रख्यात भोजपुरी गायक और अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ को आजमगढ़ से दोबारा प्रत्याशी बनाया है। घनश्याम सिंह लोधी और जो अभिनेता हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, उनको आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया है। वहीं सपा ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को और आसिम रजा को रामपुर से मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने गुड्डू जमाली को आजमगढ़ से उम्मीदवार बनाया है। बसपा रामपुर लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं कांग्रेस उपचुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है। तो ये पूरी जो खबर है ये अपने आप में बेहद अहम है और आज इसी पर सीधा सवाल में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव हैं, रोमी अरोड़ा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका स्वागत है मैम। बीजेपी वरिष्ठ नेता हैं पंकज त्यागी जी, आपका भी स्वागत है। कपीश जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूँगा कपीश श्रीवास्तव जी का। कपीश जी, कितनी बड़ी चुनौती है आपके पास अपने दोनों किले जो हैं फिर से कमबैक करने की वहाँ पर? देखिए, कोई भी इलेक्शन होता है और कोई व्यक्ति ये कह दे कि हमारे सामने चुनौती नहीं है तो यह अतिशयोक्ति होती है। जो भी राजनीतिक दल है वो अपने पूरे ताकत से जो है अपने चुनाव को लड़ता है, चाहे वो कोई राजनीतिक दल। तो समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत से दोनों जगह चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, क्योंकि ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसी मुसलसल और लगातार हमारी रही। और अभी हालिया में जो विधानसभा चुनाव हुए, आप देखिए आजमगढ़ में 10 की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी की जोड़ी है। तो इसमें कहीं दो राय नहीं, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी वहां का नेतृत्व दे चुके हैं और चूंकि अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सेवा में हाजिर हैं, तो निश्चित तौर पे जो संसदीय सीट है उस पर धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ने गए हैं और वो भारी बहुमत से जीत करके आएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसी के साथ हम आपको ये भी कह दें कि रामपुर की सीट पर पहले से ज्यादा का मार्जिन इस बार होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से आजम खान साहब को हैरान परेशान किया, इंतहा कर दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट के भी जो जमानत के समय टिप्पणी रही है उसको आपने सुना होगा कि किस तरीके का अत्याचार विधिक रूप से भी करवाने की कोशिश की गई है, वो आपके सामने है। तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। रामपुर की जनता जो है वो आजम खान साहब के साथ है और आसिम रजा साहब को, क्योंकि आजम साहब स्वयं चुनाव लड़ा रहे हैं, उनके साथ वो कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, क्योंकि वो विधायक के रूप में हमारी शोभा बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से विपक्ष को बहुत मजबूती प्रदान करेंगे लखनऊ के विधानसभा के अंदर। तो इसलिए रामपुर की भी जनता इस बात के लिए समझदार है और जानती है कि हमारा सांसद कैसा होना चाहिए। तो निश्चित रूप से दोनों जगह पर समाजवादी पार्टी भारी मार्जिन से चुनाव जीत लेने में सक्षम है और जीतेगी। अब रह गई बात इस चीज की, भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले भी निरहुआ जी को लड़ाया था, इस बार भी वो लड़ा रहे हैं और हर्ष क्या हुआ था वही अंजाम दोबारा भी आएगा। लेकिन कोई बात नहीं है, ये चलता है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब विभिन्न मत आपस में विचारधारा की लड़ाई करते हैं तो उसी से लोकतंत्र मजबूत भी होता है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी की भी विचारधारा को आत्मसात करते हुए कहते हैं कि हमें तो सभी की जरूरत है और सभी हमारी विचारधारा से लड़ें, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो निश्चित रूप से निरहुआ जी को भी हम शुभकामनाएं देते हैं। ये जरूर है कि वो हारेंगे भारी मतों। ठीक, पंकज त्यागी हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनका रुख करना चाहूंगा। पंकज जी, 40 स्टार प्रचारक, 10 समझा जा सकता था, 15, 20, दो जगह उपचुनाव होना है, आजमगढ़ और रामपुर, और ऐसे में सर 40 सर पूरी ताकत झोंक दी आपने सर। देखिए, हमारा ऐसा नहीं है कि हम अभी ताकत झोंक रहे हैं। आप देखते आए हैं कि हमारी पार्टी हमेशा
चुनाव के तैयारी की वैसे नहीं, हम वैसे ही हर समय तैयार रहते हैं काम के लिए, वही हम कर रहे हैं। और जैसा कि कपिश भाई बता रहे हैं कि कपिश भाई ये तो आप लोग विधानसभा से ही पहले बोल रहे थे कि आपकी सरकार आ रही है, अब इसके बाद भी देख लेंगे उपचुनाव के बाद किसकी सरकार आएगी। सबसे पहले तो आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक चीज बता दीजिए, कम से कम इस परिवारवाद से बाहर निकलिए। आपको तो आजम खां तक छोड़ के चले गए, आप किस बूते पे लड़ना चाहते हैं? आपको किसी और को उतारते, धर्मेंद्र यादव को उतारने की क्या जरूरत है? आपके पास कोई और पार्टी का नेता नहीं है? पहले परिवारवाद से निकलिए, उसके बाद देश की सोचेंगे आप। हमारी पार्टी में जो एक लड़ रहा है दूसरे को नहीं देते टिकट। और आपके यहाँ बताइए परिवारवाद के अलावा कुछ है तो बताइए। ठीक। केवल आपको एक चीज देता हूँ ओम भाई, सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव ने इसलिए छोड़ी ये लोकसभा कि नेता प्रतिपक्ष बन जाए, उनके चाचा न बन जाए। इनके तो परिवार में ही नहीं है कोई एक साथ, ये समाज को क्या देंगे? ठीक, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका रुख करना चाहूंगा। रोमी अरोड़ा जी, ये बताइए, जिस तरीके से पंकज जी कह रहे हैं साफ तौर पे कि समाजवादी जो पार्टी है वो परिवारवाद पे है, धर्मेंद्र यादव हैं, चचेरे भाई हैं, इसलिए उनको वहां से उपचुनाव में उतार दिया है समाजवादी पार्टी ने। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से पूरी ताकत झोंक रही है, आपको लगता है कि 2024 पर नज़र है तो अभी बीजेपी ज़रूर चाहेगी कि ये दोनों जगहों पे उपचुनाव वो जीते और एक मैसेज जाए लोगों के बीच में कि लोकसभा चुनाव के लिए जो लोग हैं, आम आदमी है, वो बीजेपी की तरफ रुख कर रहा है, बीजेपी की तरफ टक लगाए देख रहा है? बिल्कुल सत्य बात है कि 2024 के चुनाव की तरफ ही नजर है बीजेपी की, और बीजेपी की घबराहट भी परिलक्षित होती है इतने स्टार प्रचारकों की फौज भेजने से 2 सीट के लिए। उधर आजम खां की प्रतिष्ठा भी दांव पे है, क्योंकि दोनों उनके शागिर्द हैं, दोनों आमने सामने उनके शागिर्द हैं, और उन्होंने बड़ी भावुक अपील भी की थी मतदाताओं से नामांकन में। तो उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे है कि अगर जीते तो सेहरा उनके सिर पे आएगा और हारे तो भी उनके ऊपर आएगा। लेकिन जहाँ ये सपा की मजबूत सीट है, पिछली बार 2019 में भी आजम खान जब खड़े हुए थे तो इनको जयाप्रदा के मुकाबले अच्छे मत मिले थे जी। और तब भी कांटे की टक्कर मारी जा रही थी। तो सपा तो चाहेगी कि वो अपनी खोई हुई जो दोनों सीटों पे वापसी करे, जो उसने छोड़ी है दोनों सीटें। लेकिन कांटे की टक्कर है, कांग्रेस ने वॉक ओवर दे दिया है, हालांकि कांग्रेस से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जमानत जब्त कराने से बेहतर है आप चुनाव ना दे, सपा को मैदान पे ना उतरे, सपा को ही नुकसान होता उससे। तो उनका तो ठीक है, उन्होंने वॉक ओवर दे दिया है। बसपा ने कुछ एक त्रिकोणात्मक बनाने का प्रयास किया है जी, मुस्लिम वोट्स वहां पे काटेंगे, हाँ, मुस्लिम वोट को। लेकिन सपा ने उस सीट पे मुस्लिम और दलित बाहुल्य से है वोट, हाँ, अच्छे खासे मतदाताओं की संख्या है, तो इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। हाँ, उसके मद्देनजर सपा का भी उनका जो पुराना है मुस्लिम MY वाला जो उनका समीकरण रहा है, उसके ऊपर उन्होंने काम किया है, माई फैक्टर पे काम किया है, MY पे। और अभी भी उनका यही समीकरण उस पर लेके ही चल रहे हैं। इन्होंने पूरा जो किया है, जो कॉन्फिडेंस है सपा के पास, वो अपने इसी फैक्टर के तहत है कि आजम खां की सीट मजबूत है, मुस्लिम वोटर इनकी तरफ है, और इधर उत्तर प्रदेश में कुछ जो उठापटक हुई है, कुछ नई चीजें आई हैं, वो भी सियासी तेवर को एक नया तेवर दे सकती है। पूरी जो भी हालात हैं, कहने के उसका भी प्रभाव देखा जाएगा, प्रभाव देखा जा सकता है, हालांकि नगर नहीं रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने अभी जो चुनाव हुए थे उसमें भी, विधानसभा चुनाव में भी देखा था पश्चिमी यूरोप में क्या हुआ था, किसान आंदोलन में बड़ी बातें थी, मिल जाएगा, उससे कोई नगर नहीं रहता है, लेकिन प्रभाव हो सकता है, क्योंकि ये मुस्लिम इलाका इसमें इफेक्टेड हुआ है। तो हो सकता है सपा पे सीट हो जाएगी, लेकिन देखते हैं चुनावी ऊँट किस करवट बैठता है। ठीक, कपीश जी आप जवाब देना चाह रहे थे परिवारवाद पर शायद? जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र का और जनमत का जो है वो मजाक बना। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई सांसद चुना जाता है, कोई MLC चुना जाता है, कोई विधायक चुना जाता है, कुछ मेयर चुना जाता है, ये जनता चुन रही है ना, और जनता से ही तो लोकतंत्र बनता है ना।
तो आप राजशाही कैसे बता सकते हैं किसी की परिवारवाद? और ये कहां लिखा हुआ है कि किसी एक परिवार का आदमी जनता की सेवा नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो बड़ा वाली पाप हो जाएगा। कपिल जी, या तो पंकज भाई आपके समय में मैंने नहीं बोला, आपके समय में मैंने नहीं बोला। देखो डेकोरम, या तो डेकोरम बनाए, पंकज जी, या तो हमारे बात आप कहिएगा, हम आपको सुनेंगे। पंकज जी, हमने आपको सुना है, जवाब मैंने आपको सुना है पंकज भाई, मैंने आपको सुना है। हम सभी लोग यहाँ समान प्रज्ञावान व्यक्ति हैं और सभी इस संस्कार के हैं कि एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें, एक दूसरे को सुन सकें, कम से कम ऐसी विचारधारा होनी। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि निर्वाचन जहां होता है वहां परिवारवाद हो ही नहीं सकता, और जो परिवारवाद का तोहमत लगा रहा है वो देश को गुमराह कर रहा है, क्योंकि जहां जनता निर्वाचन कर रही है वहां परिवारवाद कैसे कह सकते हैं? भाई कोई राजा थोड़ी ना कि उसकी सत्ता ट्रांसफर हो रही है। और अगर राजतंत्र से आप लोकतंत्र की तुलना कर रहे हैं आजाद भारत की, तो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनका आप अपमान कर रहे हैं, और आप इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान कर रहे हैं। निर्वाचन ना होता तो मान लेता मैं, लेकिन जहां निर्वाचन हो रहा, अब देखिए कपिल सिब्बल साहब राज्यसभा जा रहे हैं, जावेद अहमद साहब जा रहे हैं, तब देखिए परिवार वाले, और जब उनकी तरफ अपर्णा यादव चली जाए तो वो परिवारवाद नहीं होता था, या जो समझी साहब है वो चले जाए तो परिवारवाद नहीं होता। यानी भाजपा में रह करके अगर जनता की सेवा वो लोग करेंगे तो वो परिवारवाद का हिस्सा नहीं है, लेकिन सपा में रह करके अगर जनता की सेवा कर दिए तो पाप हो गया भैया, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। कब तक बहलाइएगा जनता? जनता लगातार मुतवातिर 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनवाती रही। अभी पिछले ही चुनाव में हमने 13% मत ज्यादा पाया पहले की अपेक्षा, और दूसरा 3 गुनी सीट पाई है। आप 57 सीट हारे हैं, जनता का आप पर विश्वास छूटा है, और 100 से 110 सीटें ऐसी रही जहां मात्र डिफीट केवल 200 वोटों से 5000 वोटों का रहा, और कुल अगर जोड़ लीजिए तो मात्र 5.5 लाख वोटों का अंतर, 2300 सीटें डिसाइड हुई। आपके पेशानी पे बल है, ये समाजवादी पार्टी भी जानती है, और समाजवादी पार्टी ये नहीं कहती कि हम सत्ता में है, जो जनमत आया उसको स्वीकार करती है, भले ही ये जनमत प्रशासन और शासन के द्वारा लूटा गया हो, क्योंकि 6 राउंड तक तो हमें पता ही नहीं चल पाया कि ट्रकों से ईवीएम गायब की जा रही है। जब 7वें राउंड में पता चला तो बनारस में कार्रवाई भी हुई है, आपके सामने है। उसके बाद भी हम स्वीकार करते कि भाई ठीक है, जो जनमत जैसे भी आ गया हमारी गलती थी, हम नहीं रखवाली कर पाए। लेकिन मैं तो एक बात कह रहा हूं कि भ्रम छोड़ दीजिए, वास्तविकता का सामना कीजिए, और देश में विकास परक लड़ाई लड़िए, विचारधारा की लड़ाई लड़िए, जस्टिस की लड़ाई लड़िए। ये तोहमत जोड़ने की लड़ाई छोड़ दीजिए। अब आप सत्ता पक्ष में हैं, 8 वर्ष से केंद्र में, और 6 वर्ष से आप 6वां वर्ष आपका चल रहा है इसमें, दूसरे रिजिम में आप आ गए। पंकज जी, तो मैं सिर्फ एक बात कह दूं कि ये कितनी भी बड़ी फौज लगा दें, कितने स्टार प्रचारक लगा दें, ये दोनों सीट पे ये बुरी तरीके से हारे, इसमें कोई संशय मात्र नहीं है, जिसका रिजल्ट अभी हालिया में आपने रामपुर के अंदर भी देखा है और आपने आजमगढ़ के अंदर भी देखा है। साफ तौर पे कह रहे हैं पंकज जी, आप चाहे जितनी बड़ी फौज लगा लीजिए स्टार प्रचारकों की, आप जीतेंगे नहीं। मैं कपिल जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्या चुनाव जब हो रहा है तो चुनाव लड़ने में कोई बुराई? पहले आप बताइए। तो आप क्या मतलब हम किसको उतारे? हम तो आपको शुभकामनाएं दी है, जब हम बुराई करते तो आपको शुभकामनाएं नहीं देते। पहले सुनिए, क्या आपके पास एक भी चेहरा ऐसा है जो जाके वोट मांग ले समाज में? हैगा? आप इसका जवाब दीजिए मुझे। अरे आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मुख्य विपक्षी दल है, 1 से 11 सीटें हैं, अगर हमारा एक व्यक्ति आप कह रहे हैं तो वो सब पर भारी है। आप ये भी तो मानिए ना कि एक अकेला सब पर भारी, ये क्यों नहीं मानने को लेते यार? अरे भाई आप ये बात क्यों नहीं मानते? अरे आजम खान साहब को आप क्या मानते हैं? आपको इतनी बड़ी हार, आप आजम खान साहब को क्या मानते हैं? आप लोग धर्मेंद्र यादव जी को आप क्या मानते हैं? आप लोग 10 साल से सरकार में नहीं है, आप लोग भूखे हुए हैं दुनिया को लूटने के लिए। अरे भाई 6 वर्ष को 10 साल क्यों? ठीक है कपीश जी, सुन लेते हैं पंकज हम नहीं है, हम तो कभी राष्ट्रीय सरकार हमने नहीं चलाई है। आपके पास हमने अपना समर्थन जरूर दिया, वो भी बिना शर्त दिया। ठीक है कपीश जी, सुन लेते हैं पंकज जी को। आपके साथ नहीं है,
आपकी पंकज भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप 10 साल कह रहे हैं, हम तो 23 साल से करवाते हो, उनकी बेइज्जती करवाते हो, आप यहाँ हाथ फाड़ रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। मुलायम सिंह जी के बारे में किस बात की शर्म करें? आप हंस रहे हैं। किस बात की शर्म करें? मुझे एक बात बता दें आप, किस बात की शर्म करें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा बदल ली है? पता नहीं कैसे के आज भारतीय जनता पार्टी उन लोगों का प्रोटेस्ट कर रही है जो भगवान श्री राम को मां की गाली देते हैं। बच्चे बैठे हैं, नहीं, इसके लिए हम मनाए, खुशियां मनाए क्या इसके लिए सुना कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा छोड़ ठीक है, चुकी कपीश जी, है और भगवान श्री राम को गाली देने वाले संजय निषाद को कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, जिन्होंने सिंधी ऋषि को पिता बताया राम का। आनी चाहिए। कपीश जी, भगवान श्री राम दशरथ प्लीज के सर। पुत्र थे या सिंधी ऋषि के पुत्र थे? सर, और भारतीय जनता पार्टी प्लीज सर। ऐसे विचारधारा की पार्टी के साथ सत्ता लोलुपता में छुपी की हुई है और ऐसे लोगों को कंडम नहीं कर रही है, बल्कि पुरस्कृत कर रही है और कैबिनेट मिनिस्टर बना रही है संजय निषाद को। ठीक है कपीश जी, सुन लेते हैं पंकज जी को पूरा करने मुझे दीजिए। बताइए, आज हम खा के नाम को भाई प्रश्न ये खड़ा होगा ना कि भगवान श्री राम को मां की गाली दिलाने वाले के साथ भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत कर रही है। किस विचारधारा के साथ आप खड़े हैं? के साथ हैं और रहेंगे। भाई सिंधी ऋषि को आप पिता मानते हैं क्या भगवान श्री राम का? आज मैं आपसे केवल इतना पूछ अरे भाई त्यागी जी बताते हो, आपकी पार्टी के अंग हो गए हैं संजय निषाद, जिन्होंने कहा सिंधी ऋषि ठीक है, भगवान कपीश श्री जी। राम के पिता है, कपीश जी, भगवान प्लीज। श्री राम के पिता हुए तो दशरथ नहीं हुए। सर आपको पूरा मौका दिया मैंने। नहीं और तो माता को संध्या को गाली दिलवाने का काम भाजपा क्यों कर रही है? आप आ जाओ, आप कहीं आ जाओ। आप अरे भाई आप बताओ ना कि क्यों गाली दिलवा रहे हैं सर आप भगवान श्री दोनों राम को? वरिष्ठ हैं सर, प्लीज सर। भगवान कपीश श्री जी, राम को आप गाली क्यों दिला रहे हैं? कपीश जी प्लीज। आपने पंकज जी पूरी करिए अपनी बात। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये लोग आदरणीय मुलायम सिंह जी के नाम को भी खा रहे, चोरी कर रहे हैं उनके नाम की भी। इन्हें शर्म अरे अजीब इंसान है वो, हमारे पार्टी के संरक्षक और स्टार प्रचारक है। वो लाल कृष्ण आडवाणी नहीं है, वो कलराज मिश्रा नहीं है, सुनिए, वो रमापति राम त्रिपाठी नहीं है, सुनने की क्षमता वो यशवंत सिन्हा नहीं है, पहले सुनो। वो शत्रुघ्न सिन्हा नहीं है, वो गोविंदा कालिया नहीं है। पहले चुपो बिल्कुल। सर अरे विधानसभा मैंने तो में आपको बताया कि वो ये नहीं है। सर, जीते प्लीज, दिए प्लीज, आपने आडवाणी ठीक है, जीता पंकज जी, आता हूं आप दोनों है बस। कि ठीक सर। लोकतंत्र की धरती से ही वो पलायन हो गए। अरे हम इस बात को कपीश जी, मानते हैं कि प्लीज। नहीं मानते कि सर, अपने लिए पीछे से कपीश जी। पहले चाचा अपने पोते को गायब हो गए, चुनाव से अगले दिन अपने पोते को गायब हो गए और आडवाणी जी जिंदा जिंदा आपने फसला दिया उनको। तो मैं पूरा समाज देखना अरे चाहूँ। आपको मानना ठीक है पड़ेगा, कपीश जी, भाई मानो प्लीज ना। सर कहाँ जा रहे हैं हम? सब्जेक्ट सर क्या था सर? ठीक है पंकज जी, आता हूँ आपके ये खुद पास। भटका रहे हैं तो मैं क्या करूँ? ठीक है कपीश जी, ठीक है। रोमी अरोड़ा आपका रुख करना चाहूंगा प्लीज सर। मैम ये देख रहे हैं आप जिस तरीके से दोनों ही हमारे प्रवक्ता जो हैं जिस तरीके से बात कर रहे हैं, हालांकि सब्जेक्ट से थोड़ा दूर हो रहे थे। आजमगढ़ की जो सीट है एक बार फिर से निरहुआ पर दांव लगाया है बीजेपी ने, और ऐसे में निरहुआ ने साफ तौर पे कहा है कि माई फैक्टर इस बार काम नहीं करेगा, क्योंकि 2022 में जनता जो है वो देख चुकी है, उसने अपना जिसको समर्थन देना था दे चुकी है, जिसकी सरकार बनानी थी बना चुकी है। और ऐसे में एक बार फिर से निरहुआ ये कह रहे हैं कि उन्हें जिताया, वहाँ की जनता जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए, वो विकास करेंगे। इधर बात कर लें रामपुर की, तो आजम खान की जो साख है वो पूरी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उन्हीं के बहुत खासम खास है जिनको टिकट दिया गया है, और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो भी कभी इनके बहुत खास थे। तो यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है? यहाँ पर एक जगह त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है आजमगढ़ में, रामपुर में है मुकाबला कड़ा टक्कर का है। देखिए निरहुआ जो कह रहे हैं, हाँ। कोई भी प्रत्याशी, ये तो चुनावी बातें हैं, कोई हाँ। भी ये नहीं कहेगा कि मुझे वोट नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन जो सियासी गणित है हाँ। वो माई फैक्टर काम करता है, और ऐसा नहीं है, अगर नहीं करा होता कि पिछली बार ऐसा कैसे ये हार क्यों गए थे फिर? पिछली बार हार गए थे, पिछली बार जो फैक्टर काम करता है इस बार नहीं करेगा, ऐसे तो नहीं होता है। हर प्रत्याशी अपनी जीत के दावे करता है और करना भी चाहिए उसको, पहले से कोई हार नहीं मानता है। क्योंकि आजमगढ़ में 2.5 लाख वोटों से लगभग जीते थे, 2.5 लाख से जीते थे, तो हाँ। काफी बड़ा अंतर है ये, ऐसा नहीं है कि देखिए बहुत कांटे की टक्कर है, बहुत रोचक मुकाबला है। आजम खां की वाकई प्रतिष्ठा दांव पे है। हाँ। क्योंकि वो जो घनश्याम जी हैं शायद, हाँ घनश्याम वो लोधी, अभी सपा छोड़ के बीजेपी में गए, हाँ, वो अभी गए। इनके बहुत करीब थे। हाँ
ठीक है, ये भी इनके शिष्य हैं। तो इसलिए ये कांटे का मुकाबला है, दोनों तरफ आजम खां का ही छाप है और चीजें हैं जो मैम इसका कुछ असर पड़ेगा? आप देख रही हैं इधर कि जिस तरीके से पहले आजम खान साहब नाराज बताए जा रहे थे अखिलेश से कहीं ना कहीं जब वो जेल से छूटे हैं, और इस पर बहुत बातें हुई। शिवपाल ने कहा मुलाकातों का दौर है, ये तो चलता ही रहेगा। तो शिवपाल से तो मिल लेते हैं जेल में, लेकिन इनके जो जनप्रतिनिधि जाते हैं समाजवादी पार्टी से, उनसे नहीं मिलते हैं, और बाहर भी जब आते हैं तो कुछ भी बोलने से बचते हैं और कहते हैं जिन्होंने मदद की उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने नहीं की उनका भी शुक्रिया। कुछ असर दिखेगा मैम? देखिए, ये चुनावी गणित है। हाँ, इसमें हम लोग भविष्य वक्ताओं के तरीके से स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं, कयास लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं केवल कि दिखेगा। लेकिन आजम खान कुछ भी हो जाए, वो बीजेपी को तो मजबूत नहीं होने देंगे अपने भरकस प्रयत्नों में, भले ही उनका शागिर्द खड़ा हो सामने। ये देखना है, उनकी अपनी सीट है, उनकी जीती हुई सीट है, वहां के लोगों के वो परिचित हैं, लोग उनके कामों को जानते हैं, लोग उनसे प्रभावित रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनका जो कमिटमेंट है वो चेंज होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। भले वो अखिलेश यादव से बात करते हो या ना करा हो, जो भी है चुनावी गणित है ये। तो बाकी बात रही है कि बीजेपी सत्ता जो है, सत्ता पक्ष को कुछ फायदा तो हमेशा उपचुनाव में मिला है। जैसे कि पीछे देखा गया है, चुनाव में थोड़ा सा जो बाइपोल इलेक्शन होते हैं उसमें सत्ता पक्ष को फायदा मिलता है। लेकिन ये दोनों सीट इतनी सपा की मजबूत सीटें हैं कि इतने आराम से फायदा मिलता दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है। आजम खां का प्रभाव है, और कुछ भले ही कुछ प्रतिशत कम हो गए हो, लेकिन आजम खां से लोगों की हमदर्दी भी है। तो देखना है। और निरुआ तोप के बारे में तो वहाँ के लोग कितना जानते हैं, मतदाता कितना जानते हैं, ये तो शायद वही लोग बता पाएंगे। बाहरी प्रत्याशी हैं वो। आप भोजपुरी गायक रहे, गायकों से क्या मतलब है? और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह बाहरी, मैं तो मान रहा है कि इस तरह बाहरी प्रत्याशी को आप रातों रात उठा के बैठा दे, ये मतदाताओं के साथ ये मजाक होता है जी। मतदाता जिसको नहीं जानते, जिसको नहीं करते, आप केवल बड़े ठप्पे के नाम पे वोट लेना चाहते हैं कि ये फलाने सीएम या फलाने पीएम या फलाने कांग्रेस के या फलाने, ये आप मतदाताओं के साथ मजाक करते हैं। ये होना चाहिए। देखिए क्या होता है। और दूसरी बात, मैं अपने इन दोनों भाइयों से कहना चाह रही हूँ कि चुनाव है भैया, कोई मुद्दा नहीं है यूपी में। क्या ये परिवारवाद वगैरह जो कह रहे हैं सपा के भैया हैं, वो भी आप सुनिए, बोलने दीजिए। किस पार्टी में परिवारवाद नहीं है? आप तो मुद्दों पे बोलिए, मुद्दे है ही नहीं जी। कपीश जी, मुद्दे नहीं, असल मुद्दों से कहीं ना कहीं दूरी बना ली है राजनीतिक दलों ने, ऐसा कह रही हैं जिस तरीके आप सुन रहे हैं रोमी अरोड़ा जी को। दूसरी चीज, आप क्या देख रहे हैं वहां पर आजमगढ़ में, जिस तरीके से गुड्डू जमाली को जिस तरीके से प्रत्याशी बनाया बसपा ने, क्या आपको कुछ नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है वहां पर कपीश श्रीवास्तव? देखिए, मैं एक बात बहुत साफ कह देना चाहता हूँ कि बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से जा चुकी, उसकी विदाई हो चुकी। तो क्यों जा चुकी, उसका कारण है क्योंकि जनता के बीच ये स्पष्ट हो चुका है कि बहन मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है, और भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के नियत से वो अपने प्रत्याशी उतारती है, जीतने और उसके नियत से नहीं उतारती। और उन्होंने साफ इस बात का आह्वान किया था, आपको याद होगा, राज्यसभा के भी चुनाव में और अमेठी के भी चुनाव में, कि हम भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे समाजवादी पार्टी को हराने के लिए। तो ये अब उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि वो बहन मायावती जी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, वो उनके साथ खड़ी है या समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों के साथ खड़ी है। यहाँ तो विचारधारा और सिद्धांत की लड़ाई है। और बात रह गई, देखिए अरोड़ा जी ने जितनी सुलझी हुई बात कही है, बहुत अच्छी कही है, और मैं उनका स्वागत करता हूँ हर एक बात को। इसलिए आप देखें कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो ये लोग लाख ध्रुवीकरण की कोशिश की, लेकिन समाजवादी पार्टी उसी पुरानी पेंशन पे, 300 बिजली यूनिट पे, कानून व्यवस्था पे, बेरोजगारी पे, इसी सब चीजों पे अपने आप को केंद्रित करती रही। और हमारे नेता लगातार रथ यात्रा के दौरान इन्हीं चीजों को उठाते रहे, बोलते रहे, कहते रहे, और हम लोग टीवी डिबेट के अंदर
चाहे डिबेट कुछ भी हो, हम मुद्दे की ही बात रखते थे। अब ये बात जरूर है कि अगर कोई व्यक्ति आप पर परिवारवाद का आरोप लगाएगा तो क्या हमें आरोप का जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमने नहीं शुरू किया था परिवारवाद, हमारे भाई ने शुरू किया था। क्योंकि हम तो पहले ही कह चुके एक लाइन के अंदर कि लोकतंत्र में जहां निर्वाचन हो वहां परिवारवाद नहीं हो सकता, और सभी को अपने आईने पर से दूर झाड़ लेनी चाहिए। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी परिवार में जन्म ले लिया तो अब वो जनता की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि उसे फांसी की सजा चढ़ा दी जाएगी। सर बात करिए, सर असल मुद्दों की बात करिए ना सर, महंगाई का जिक्र करिए, सर बिजली, सड़क, पानी, सर बेरोजगारी, कई मुद्दे सर, स्वास्थ्य है सर, शिक्षा है। जी सर, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि हम लोगों ने जिस तरीके से आपने विधानसभा के अंदर देखा कि हम ध्रुवीकरण की राजनीति से दूर रखे अपने आप को, नहीं हमने। हाँ सर, क्योंकि 2022 के चुनाव में ऐसे ऐसे सर वाक्य निकले ना सर, गर्मी फिर सर्दी, और किस तरीके से सर उसमें निकालना था। देखिए एक बात तो सीधी 80-20 का जिक्र हो गया, चिरंजीवी आपको याद होगा कि जो मैं देखिए जिन्होंने गर्मी निकालने की कोशिश की, कोई कहता है चर्बी निकाल देना अगर वोट मांगने आए सर, गर्मी निकाल दी। अरे पंकज भाई पावर सीट की गर्मी निकल गई ना, अगली बार हो सकता है पूरी गर्मी निकाल गई। अगर सुन तो लीजिए, बेरोजगारी में चरम सीमा पर, महंगाई सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, कानून व्यवस्था इस तरीके से लचर है कि कानपुर के अंदर 9 दिन से तैयारी चल रही थी, और वहाँ राष्ट्रपति मौजूद, वहाँ मुख्यमंत्री मौजूद, वहाँ प्रधानमंत्री मौजूद, और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा था। वहाँ जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो से, वहाँ लोकल इंटेलिजेंस को, वहाँ इनकी सीबीआई को, यानी कोई भी इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन पार्टीज है, चाहे प्रदेश सरकार की या केंद्रीय सरकार की, वहाँ पर राष्ट्रपति भी थे, ये कानून व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था महिलाओं के अत्याचार के मामले में, और क्या बोलते हैं, ठीक है, इन सब पे जवाब ले लेते हैं। मामले होते हैं, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे चल रहा है। ठीक, फेक एनकाउंटर के मामले में 22 जांचें हुई एनआरसी मानव अधिकार आयोग के द्वारा, उसमें से 17 उत्तर प्रदेश की थी, फेक पाई गई, जिसमें 28 करोड़ रुपए की शक्ति लगी। पुलिस अभिरक्षा में 486 लोगों की हत्याएं की गई इस सरकार में, पुलिस अभिरक्षा में। जिसमें कि कैंगर के द्वारा भी उस पीड़ित पक्ष के पिता की हत्या कराई गई, और वो भी पुलिस अभिरक्षा में। और ये सभी चीजें सामने है आपके। और मैं ये कह रहा हूँ, छाए की पुलिस का इन्होंने क्रिमिनलाइजेशन कर दिया, बुलडोजर चलाया तो एक पक्ष ने चलाया, इससे अपराध तो नहीं रुका, हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए, और 2018-2019 के आंकड़े गए, 2021-2022 के आंकड़े गए, क्या है भैया? मन करेगा। ठीक सर, जवाब ले ले पंकज जी से। सर कपीश जी, ठीक है पंकज जी, जवाब दे दीजिए इन मुद्दों पर। कानून का मुद्दा है, बुलडोजर का जिक्र किया, महंगाई का जिक्र किया, कौन से सन में बनी? जी बोलिए सर। कपिल जी, एक बार निठारी कांड हुआ था, आपको याद होगा, आपके उस समय शिवपाल यादव जी, अरे अभी जो मैं आपके सामने चल रहा हूँ, आप में चला जाऊंगा, मैं अशोक की कर दूंगा, मैं अशोक की डिस्कस कर दूंगा। आप वर्तमान समय में आप सरकार में है, आपके समय से आंकड़े मैंने प्रस्तुत किए, उन आंकड़ों के संबंध में आपके पास क्या जवाब है? तो मैं बोलूंगा उसमें आपके पास क्या जवाब है बताइए मुझे। कपीश जी सुनिए प्लीज, जवाब ले लीजिए ना सर। सर आप सर जवाब ले लीजिए ना सर, कहाँ है? फिर मैं बोलूंगा। जो मैंने कपीश जी प्लीज शुरू करा, बाद में प्रश्न दीजिएगा, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह दीजिए कि महिलाओं को हाँ सर जवाब दीजिए ना सर, दहेज भत्ता से सर बोलने तो दीजिए उनको। बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रही है, कह दीजिए नहीं है। ठीक सर, सुन लेते हैं अरे पंकज जी। इतनी भड़का, इतना मत भड़को, इतने पागल भड़कने की क्या बात है? ये हमारे सर आप पागल मत हो, भगवान आपको सुख शांति दे, मानसिक तौर से आपको शांति दे। आपसे बात नहीं की जा सकती है, सर बात पूरी करने दीजिए पंकज जी को। हाँ सोम जी सुनिए,
इनकी सरकार थी जब मायावती जी के साथ जो भी अरे भाई मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे कि मायावती और मुलायम सिंह सर, सुनने दीजिए। कल्याण सिंह के नाम पर जाएंगे। उस समय आप देखो, आप मुझे बताइए 6 वर्ष से आप राम राज्य ला रहे थे, राम राज्य कितना लाए सर कि रावण राज्य ने तब्दील कर दिया। कपीश जी आप सुनना नहीं चाहते। 750 से ज्यादा शराब पिला करके आपने लोगों को मारा है उत्तर प्रदेश के अंदर। इतनी बड़ी शराब पीने से मौत नहीं हुई थी जिसके गौ माता को पिला रहे थे। जिंदा गौ माता बदलाई गई है बाबा के अंदर। हटेगा नहीं, तुम हिंदू नहीं हो, तुमसे हिंदू का कलंक हटेगा नहीं। राम अरे भाई भगवान श्री राम को माँ की गाली दिलाने वाले आप नारंगी सेवा और चित्रगुप्त के वैश्विक के पुत्र आपको हिंदू नहीं दिखेंगे। गजब के शादी मैं तो आपको पूछ रहा हूँ, आपके हिंदुत्व पे मैंने कुछ नहीं पाया, आपके सनातनियों से आखिरी पे मैंने कुछ नहीं पाया। अब विवेक की बातों मत कीजिए, मुझको मेरा धर्म आप नहीं छीन सकते। अरे तुम्हें नहीं, तमीज से बात करना सीखिए, तुम्हारी तुम परम तैयार होगा और प्रादेशिक आपकी दफ्तरी कर देंगे इसी तरह से। ठीक ठीक पंकज जी, पंकज जी ठीक सर, माहौल गर्म हो रहा है सर, मुझे ब्रेक पे जाना है। ठीक सर, ठीक तो कुल मिलाकर के आजमगढ़ और रामपुर में जिस तरीके से उपचुनाव होने देखना ही होगा कि आखिरकार जीता कौन है। एक जगह त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ रामपुर का अगर जिक्र कर लें तो आजम खान के ही दोनों लोग हैं और दोनों ही बेहद खास रहे हैं और ऐसे में कौन जीतेगा देखना बेहद दिलचस्प होगा उपचुनाव में। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर, आप देखते रहिए सीधा सवाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आजमगढ़ और रामपुर की जो दोनों सीटें हैं वहां पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी या फिर सपा, ये देखना होगा कि आखिरकार कौन जीतता है। लेकिन आजमगढ़ में जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, बसपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, कहीं ना कहीं सपा को इससे नुकसान हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ मेहमानों का पैनल है, सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव, आपका रुख करना चाहूँगा सर। और पहले मैं आपको मौका दे रहा हूँ और इस वादा आपसे लूँगा कि आप बीच में नहीं बोलेंगे जब पंकज त्यागी जी इसका जवाब देंगे। मेरा सवाल सर ये है, असल मुद्दों का जिक्र भी रोमी अरोड़ा जी ने किया, आप भी कर रहे हैं, लेकिन 2022 के चुनाव में सर आपने देखा, 2019 के चुनाव में देखा सर कि असल मुद्दों से ज्यादा वो मुद्दे ज्यादा भुनाने की कोशिश हो रही है आजकल के राजनीतिक दलों द्वारा जिनसे कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हो रही हो, एक समुदाय को कहीं ना कहीं अपनी ओर रिझाने की कोशिश है। आप पर यह आरोप लगते हैं सर कि आप तुष्टीकरण करते हैं मुस्लिमों का और इसके चलते आप मुस्लिम ध्रुवीकरण करने में आप सफल हो जाते हैं। ओम भाई, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ जी, ध्रुवीकरण से किसको लाभ मिलेगा? 80% का ध्रुवीकरण करने के लिए या 15% का ध्रुवीकरण करने? जनता बहुत स्पष्ट है और जानती है कि ध्रुवीकरण किसको लाभ दे सकता है। समाजवादी पार्टी को ध्रुवीकरण का लाभ नहीं मिलता क्योंकि हम लोग सेकुलर लोग। अब चक्कर ये है कि कांग्रेस भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी है और तमाम ऐसे दल हैं जिनको सबका मत मिलता रहा और उसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने पिछली 4 बार अपनी सरकारें बनाई है और 5-5 साल की चलाई है। ठीक है, ओवैसी साहब भी आते हैं ध्रुवीकरण के लिए, जिनको साक्षी जी महाराज कहते हैं कि भाई वो तो हमारी हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने बिहार के अंदर की है, फिर पश्चिम बंगाल के अंदर की है, अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी करेंगे। तो ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसारिक विंग के सदस्य हैं। अब कौन कैसे है, कौन फंडिंग से है, कौन सीबीआई से है, कौन ईडी से है, किसके भतीजे ने कितना घोटाला कर रखा है 400 करोड़ का, तो वो सारी चीजें हैं। लोगों की मजबूरी हो सकती है, समाजवादी पार्टी की कोई मजबूरी और विशेष करके कपीश श्रीवास्तव की कोई मजबूरी, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं और हमारा राजनीति सेवा का माध्यम है और मैं गोरखपुर से हूं। योगी आदित्यनाथ जी की जो कर्मभूमि है वो मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों मुझ पर नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं एकदम खुलेआम कहता हूं कि मुझको ना सीबीआई का खतरा है ना ईडी का खतरा है, क्योंकि मेरे साथ पाओगे नहीं कुछ। पेशा जो है उसी से कमाते हैं, परिवार चलाते, इसलिए इतनी बुलंदगी से बोलते। मैं तो कह रहा हूं
कि बहन मायावती जी से पूछिए कि उनको ईडी का डर है कि नहीं है, उनको सीबीआई का डर है कि नहीं है, आखिर क्या ऐसा हो गया कि अचानक सब कुछ बदल गया। फिर मुखर होकर के आना पड़ा कि हम भाजपा का साथ देंगे। जनता भी जान रही है कि भाजपा का वो साथ दे रही है। सर मुझे याद है 2 फरवरी को शायद वही चुनावी मैदान में उतरी थी। जी सर उन्होंने विधानसभा के अंदर, या मैं आपको पर्टिकुलर ये कह दूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सबका पोषण और वो किया। आप सीधा देख लीजिए, मैं कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं आपको कि आप देखिए जस्टिस गोगोई साहब जो कि अपनी आत्मा की आवाज 4 विदेश के सामने लेके 70 साल के इतिहास में आए थे, उनके पर यौन अत्याचार का आरोप लगा और उसके बाद जब उनके पक्ष में कई फैसले कर लिए रॉकल से लेकर के और भी तमाम, तो आप देखिए उनको राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत कर दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, पूछिए वो अत्याचार का मामला कहां चला गया। मैं तो मुंह पे बोल रहा हूं, जिस तरीके से उन्होंने चलाई है और जिस तरीके से अपने भी नेताओं के पीछे, चाहे स्मृति ईरानी हो या कोई, उन्होंने पैगेसिस लगाई है। कर लो हमारे ऊपर मानहानि का दावा, मैं तो चलने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा सच। आज भारतीय जनता पार्टी से इस देश को खतरा हो गया है, क्योंकि हमारी संवैधानिक संस्थाओं को खतरा है। आज ये आस्था को सुरेख करके विकास को दबाते हैं और जनता में लाभार्थी पैदा कर रहे हैं और लाभार्थी ऐसा बना रहे हैं कि वो देश को बनाने में योगदान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सोने में योगदान कर रहे हैं। कमाने वाले के पैसे से, टैक्सेशन से ये उनका खर्चा पानी चला रहे हैं, उनको राशन बांट रहे हैं। और आपके सामने परिणाम है कि देश की जीडीपी माइनस में जाती है और चंद पूंजीपति 102 अरबपति बढ़कर के 142 हो जाते हैं। और अडानी साहब, जिनको पूरा देश ने जनता का 8 साल पहले, अब वो अंबानी साहब से भी ज्यादा की संपत्ति हो गई है। और आप देखिए सारे एयरपोर्ट, विमानपत्तन, ये सारी चीजें उनको दे दी गई और खदान दे दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के पैरवी की गई। अरुंधति जो भट्टाचार्य जी थी स्टेट बैंक की, उनसे पहले कराई गई थी 1,21,000 करोड़ रुपए की, और टोटल कोल खजान उत्तर भारत के अंदर भी लगभग उनके हाथ में चली गई। एग्रो सेक्टर उनको दे दिया गया। जिस तरीके से कृषि भाइयों के साथ 2022 में उन्होंने वादा किया, उल्टा काम कर दिया था और यू टर्न लेकर के वो किसानों के लिए वापस आना। ठीक है सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि देश खत्म हो रहा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ देश के नागरिक से कि समझिए आस्था में कुछ नहीं रखा है। कपिल श्रीवास्तव भी सनातनी है, सनातनी है, हिंदू है, किसी से धर्मशास्त्र में मैं पीछे नहीं हूँ, भगवान के चित्रगुप्त का वंशज हूँ। और आपके सामने मैं कह रहा हूँ कि ना हिंदुत्व को खतरा है ना मुसलमानियत को खतरा है। अगर खतरा है तो वो राजनीतिक दलों को खतरा उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इस तरीके की बातें करते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी देश में जहर घोलने का काम कर रही है और इस बार धीरे धीरे करके जनता जागेगी और सबक सिखाएगी। हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है कपिल जी। पंकज जी आपका रुख करना चाहूंगा, आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, कपिल जी कह रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग आप करते हैं, वो खतरे में हैं कहीं ना कहीं। और आपने अडानी का जिक्र किया कि आप उनको ये सारे देश को बेच रहे हैं, देश की जो संपत्ति है उसको बेच रहे हैं, कई सारे आप पर इल्जाम लगा रहे हैं हालांकि। और उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार ध्रुवीकरण से फायदा किसको होगा, आप पर इशारा कर रहे हैं सर। हाँ सर, जवाब दीजिए सर। कपिल जी से पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन्होंने उनसे हाथ को मिलाया, क्या नाम है, जयंत चौधरी से, वो ध्रुवीकरण नहीं था जो कि इन्हें फायदा नहीं मिला। इन्होंने राजभर से हाथ को मिलाया, वो ध्रुवीकरण नहीं था। क्या नहीं करा इन्होंने? आप मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने कितने टिकट मुस्लिम माफियाओं को दिए? बताइए मुझे आप। ऐसे हंसने से कुछ नहीं होता। क्या नाम है कपिल जी, सामने आइए ना, इससे कुछ नहीं होता। कपिल जी प्लीज सर बोलने दीजिए उनको। पंकज जी को बोलने दीजिए सर। कपिल जी जो है वो कौन है जी? पंकज हिंदुओं के मुसलमान है क्या आप ध्रुवीकरण करा रहे हो? जयंत चौधरी हिंदू है कि मुसलमान है क्या आप ध्रुवीकरण करा रहे हो? कौन सा ध्रुवीकरण करा रहे हो? अरे कुछ तो समझदारी। सोम जी मैं बोलूं या ये बोल रहे हैं? पहले तो इनसे बुलवा लो, पहले इनसे बुलवा लीजिए। पंकज जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं पहले ये बोल रहे तभी का बात पूरी। नहीं, अब वो शांत है, आप बोलिए सर।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या करा इन लोगों ने, क्या सीन करा? जिन किसानों के ऊपर ये चल रहे थे वो तो गुंडे निकले, सारे वोट बीजेपी को पड़े। ये करते हैं। राम भक्तों पे गोली चलाने वाले आज उन्हीं साधुओं से माफी मांगने जाते हैं। ये क्या है आप बताएं? 10 दिन पहले तक चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले तक चाचा भतीजे एक नहीं थे, एकदम एक हो जाते हैं। वो क्या है? ठीक है, करल में पहुंचते हैं, वहां पिता को लेके जाते हैं, चुनाव हारते के साथ ही चाचा भतीजे सब अलग हो गए। बताइए, इनकी पार्टी का कोई सिर पैर नहीं है। और जिन मायावती जी की ये बात कर रहे हैं, आज आरोप लगा रहे हैं, कभी बुआ और भतीजे का साथ याद है नहीं है? जब हार गए तो बुआ भतीजे टूट गए या चाचा भतीजे टूट गए। भैया, इनकी पार्टी को कोई ऐसा ला दो जो इन्हें जितवा दे, इन्हें लड्डू खिला दो कोई। और तुम्हारी पार्टी आने वाली नहीं है। दुनिया ने आप लोगों को खूब देखा है। और सुनिए, विधानसभा भी हम जीत के आए हैं, ये भी जीतेंगे। विधानसभा किसके बल पे जीते हम? समाज के बल पर। समाज आज पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। इन्हें समझाइए ओम जी। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रोमी अरोड़ा जी, उनका रुख करना चाहूंगा। ठीक है, व्यक्ति ये हंसते हैं उनकी बातों पर। आज उनकी क्या रिस्पेक्ट है इनके यहाँ? आदरणीय मुलायम सिंह जी की क्या रिस्पेक्ट है इनके? पूछ के देखिए। आज जो ये बने बैठे, ये भी उन्हीं के बल पे बैठे हैं। आज भी अगर कोई लीडर है तो आदरणीय मुलायम सिंह जी को मानते हैं। ठीक है, ठीक। रोमी अरोड़ा जी, लास्ट कमेंट दे दीजिएगा कि आखिरकार जो उपचुनाव है, जैसा आप पहले भी जिक्र कर चुके हो, मैं भी इस बात का जिक्र कर रहा था कि सत्ताधारी दल का होता है उपचुनाव, लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही दोनों ही सीटों पर। सत्ता दल का हमेशा से फायदा तो मिलता है उपचुनाव में, जो भी सत्ताधारी दल होता है। लेकिन ये दोनों सीट सपा की पुरानी सीट है। और रामपुर में तो आजम खां का अपना काफ़ी दबाव है, काफ़ी उनका कर्म क्षेत्र रहा है, और उनको थोड़े से हमदर्दी के वोट मिलने के कयास लगाए जा सकते हैं। ठीक है, जेल से छूटे मैम, जेल से छूटे हैं, उनके ऊपर बड़े अजीब और गरीब मुकदमे लगा दिए गए। उनकी यूनिवर्सिटी, उनकी लाइब्रेरी, उनकी प्रॉपर्टी की बात हो गई। तो सपा काफी मजबूती से नजर आ रही है। सपा मजबूती से नजर आ रही है। ठीक है जी। कपिल श्रीवास्तव जी, लास्ट कमेंट 30 सेकंड, जल्दी से। कपिल जी का साउंड दिया जाए प्लीज, ऑडियो दिया जाए। इस बात की दे रहा हूं जी कि दोनों लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी की झोली में भारी बहुमत से आने वाली है। ठीक ठीक, क्योंकि इस देश की जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हो करके देख लिया कि इन्होंने क्या दिया। ठीक, पंकज त्यागी जी, लास्ट कमेंट। बात कर रहे हैं, वहां हमने पूरी सर वक्त कम है मेरे पास। पंकज त्यागी जी, लास्ट कमेंट प्लीज। जी, देखिए, कुछ भी कर ले, ये तो समय आने पे पता चलेगा जब रिजल्ट आएंगे। हाँ। लेकिन मैं आदरणीय रोमी, हमारी बड़ी बहन है रोमी जी, मैं आदरणीय रोमी जी से क्षमा मांगते हुए एक चीज जरूर कहूंगा कि आदरणीय आजम खान साहब इतने क्लियर नहीं है कि जितना उन्हें बताया जा रहा है। उनकी कई फोटो है, कई वीडियोज है जब वो गाली देते नजर आ रहे हैं लोगों को। वहां पर कितने केस थे ये सब जाके देखा गया है। योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में मां बहन की गालियां दी, उसके लिए आप क्या कर लीजिएगा? और आपके उनपे कितने मुकदमे आपने कर दिए? उनपे तो 307 का मुकदमा था, आपने उठा लिया। ठीक है, आपके माननीय न्यायालय को भरोसा नहीं। ठीक है, वक्त इतना ही था मेरे पास, वक्त इतना ही था। ठीक है, आपका शुक्रिया कपिल श्रीवास्तव जी, रोमी अरोड़ा जी आपका भी शुक्रिया, पंकज त्यागी जी आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सीधा सवाल में। तो कुल मिलाकर के जो उपचुनाव है उसमें देखना ये होगा कि आखिरकार कौन जीतता है, लेकिन मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। एक जगह त्रिकोणी है आजमगढ़ में, तो एक जगह सपा और बीजेपी में सीधी टक्कर नजर आ रही है। कांग्रेस ने अपने आप को कहीं पर भी उतारा नहीं, क्योंकि शायद कांग्रेस को इस बात का भी डर हो कि शायद जमानत जब्त हो जाए, क्योंकि उसकी स्थिति इस वक्त ऐसी नजर नहीं आ रही। वो संगठन में सुधार करने का जिक्र करते हुए कह रही है कि
वो अपने प्रत्याशी इन दोनों ही उपचुनाव में नहीं उतारेंगे। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कौन जीतकर आता है। सीधा सवाल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जेएमटी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।